नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। मॉडर्न इंडिया के लेक्चर सीरीज में हम लोग का जो लेक्चर है वो ये चल रहा था कि तत्कालीन अर्थात 18वीं शताब्दी में तत्कालीन भारत की स्थिति क्या थी, जिसके तहत हमने देख लिया मुग़ल के बाद उत्तर मुग़ल के जितने भी कमज़ोर शासक थे उनके बारे में हल्का हल्का एक आइडिया ले लिया। उसके बाद अभी जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि तत्कालीन मुग़ल के समय में राज्यों की स्थिति क्या थी। तो हमने समझा था कि उस समय 3 प्रकार के राज्य थे। पहला उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा स्वतंत्र राज्य और तीसरा विद्रोही राज्य। ठीक है, कल के लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने हैदराबाद, बंगाल और अवध के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था कि उस समय 18वीं शताब्दी में इन तीनों राज्यों का क्या हाल था, किस तरीके का इनकी स्थिति थी। ठीक है ना, हर तरीके से राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, सामाजिक दृष्टि से इनका स्थापना कैसे हुआ। अगर आप हमें कमेंट करके ये तीनों हैदराबाद, बंगाल और अवध ये तीनों के संस्थापक का नाम बताइए। हमने ये भी देखा था कि बंगाल मोस्ट प्रोस्पेरस स्टेट था अर्थात प्रांत था। आपको पता है कि भारत को पहले गोल्डन क्या कहा जाता था, वर्ड कहा जाता था, सोने की पंछी कहा जाता था। और अगर भारत को सोने की पंछी कहा जाता था तो आप यकीन मानिए कि बंगाल उस पंछी का हृदय था अर्थात आत्मा था। अगर पूरा भारत सोने की पंछी की उपमा दी जा सकती है पूरे भारत को, तो बंगाल को उस पंछी के आत्मा की उपमा दी जा सकती है। इतना प्रोस्पेरस और इतना संपन्न बंगाल था और इसके कारण भी थे, हमने आपको बहुत डिटेल में इसका कारण बताया था। लेकिन बाद के वर्षों में अपने द्वंद्व और अपने संघर्ष के कारण और इंटरनल कूटनीति के कारण अंग्रेजों के हाथ का शिकार बन गया और भारत जो बंगाल जो इतना सुखी और समृद्धि था उसका अस्तित्व धीरे धीरे विहीन हो गया और वहाँ के लोग अस्तित्व विहीन होकर के एकदम गरीबी के साथ चलने लगे। एक लेखक, एक विद्वान था, उन्होंने ये लिखा भी कि जब 1757 के पहले हमारी बंगाल की यात्रा हुई थी तो वहाँ पर सारे लोग सुखी संपन्न और बहुत ही समृद्ध दिखते थे। लेकिन जब 1757 के बाद हम बंगाल का यात्रा किए तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो दिल्ली से बंगाल को जोड़ता था, जीटी रोड के किनारे हड्डियों का अंबार, उसके बाद गरीब महिलाओं को भीख मांगते हुए जो अच्छे घराने की लगती थी, इस तरीके से गरीब मजदूर, गरीब किसान बेहाल जिंदगी देखा उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि जो सोने की चिड़िया का आत्मा था वो किस तरीके से बर्बाद हो गया और पूरा का पूरा उसका संपन्नता पता नहीं किसको उसकी नज़र लग गई। ठीक है, आइए इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे बंगाल का युद्ध हुआ। अब हमारा आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्वतंत्र राज्यों के बारे में देखेंगे। स्वतंत्र राज्य में कौन कौन थे? मैसूर, केरल, राजपूत राज्य। स्वतंत्र का मतलब क्या था? उत्तराधिकारी में मुख्य रूप से ये लोग, हमने पहले भी बताया था कि ये लोग मुगलों से अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से ये नहीं किया था कि हाँ भाई हल्ला हंगामा नहीं किया कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, बल्कि ये व्यवहार में स्वतंत्र रहे और बाकी नजराना देते रहे, उनके प्रति निष्ठावान रहे। लेकिन ये जो राज्य था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने का कोशिश किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मैसूर के बारे में, फिर देखेंगे केरल के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजपूत राज के बारे में। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे आप मैप में देख लीजिए। ये देखिए, ये आपका इंडिया का तत्कालीन, ये अभी वर्तमान इंडिया का ये मैप है। ठीक है, 1 मिनट। देखिए मैसूर का क्या होता है, ये आप मैप को ध्यान से देखिए। 14वीं शताब्दी में 1340 के दशक में हरियर और बुक्का 2 भाई होते हैं। हरियर और बुक्का 2 भाई होते हैं। वो सल्तनत काल उस समय चल रहा होता है। सल्तनत दरबार से वो साउथ की ओर आते हैं नीचे में, और ये यहाँ पे साउथ में वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? विजयनगर साम्राज्य का। आप कमेंट करके बताइए कि विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए। तो ये नीचे में यहाँ पर जो है
ये यहाँ पर ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। फिर क्या, विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध होता है जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध, या इसी को राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का। ये कई बार एग्जाम में जेपीएससी ये सब में कई बार पूछ चुका है कि तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ, तो 1565 में, 1565 में तालीकोटा का या राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी इसे कहते हैं, का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के पश्चात मैसूर, ये जो हिस्सा है, ये अपने आप को क्या किया, अलग कर लिया और अपने आप को धीरे धीरे ये स्वतंत्र कर लिया। मुगलों के प्रति न के बराबर निष्ठा रखा था और ये धीरे धीरे मुगलों के कमजोरी का फायदा उठा करके धीरे धीरे मैसूर अपने आप को पूर्ण रूप से अलग और स्वतंत्र बना लिया। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ उसके बाद मैसूर पर वाडियार वंश का शासन चला। किसका शासन चला? वाडियार वंश का। कई बार ध्यान रखिएगा, पूछता है वाडियार वंश किससे रिलेटेड है, तो मैसूर से रिलेटेड है। वाडियार वंश का शासन चला। तो वाडियार वंश का शासन जो था वो 1740 तक बहुत बेहतर चला, एक सुखी संपन्न हर तरीके से बेहतर था वाडियार वंश का शासन। लेकिन उसके बाद इसका राजा बना चिक्का कृष्णराज। ध्यान रखिएगा, कौन बना? चिक्का कृष्णराज। और चिक्का कृष्णराज, आप नाम से ही देखिए, चिंता ता चित्ता ता गाना सुने है ना राउडी राठौर का। तो ये चिक्का कृष्णराज जो था वो डांसिंग पर कुछ ज़्यादा ध्यान था इसका एक चिक्का कृष्णराज जो था इसका डांसिंग पर ज़्यादा ध्यान था और यह शासन व्यवस्था को उतना ज़्यादा सही ढंग से चला नहीं पाता था। अरे भाई, आपको जब डांसिंग करनी है तो आप जाइए डांसिंग करिए बढ़िया से, शासन को छोड़ दीजिए। और हुआ यही, जब चिक्का कृष्णराज वहाँ का राजा था उस समय दो मंत्री, देवराज और नंदराज, ये दो मंत्री के पास में पूरी सत्ता या वास्तविक शक्ति थी। किसके पास? देवराज और नंदराज, ठीक है, इनके पास में पूरी शक्ति उस समय स्थापित थी। बाद में क्या हुआ कि 1721 ईस्वी में जन्म हुआ था किसका? हैदर अली का। और हैदर अली मैसूर में बस एक सिपाही था, एक छोटा सा सिपाही था। लेकिन जब कभी मराठों से युद्ध होता या हैदराबाद के निजाम से युद्ध होता या कोई भी बाहरी शक्तियों से युद्ध होता तो हैदर अली उसमें अप्रत्याशित, या यूँ कहे कि हैदर अली उसमें अभूतपूर्व उल्लेखनीय योगदान देता और बहुत ही बेहतर तरीके से उन पूरे युद्धों को लड़ता और साथ ही साथ जितने भी प्रतिद्वंदी होते उसको करारी शिकस्त देता। और अपने इस निडरता और अपने इस बहुमुखी प्रतिभा के कारण, ठीक है ना, सैन्य क्षमता के कारण आप देखेंगे कि हैदर अली बाद में मैसूर का शासक बन जाता है। यद्यपि हैदर अली एक अनपढ़ आदमी होता है, हैदर अली को पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद हैदर अली वहाँ मैसूर का शासक बनता है। एक और चीज़ आपको बताते हैं, हैदर अली कभी अपने आप को बादशाह करके नहीं बुलाया, ये ध्यान रखिएगा। बाद में उसका बेटा टीपू सुल्तान आता है, वो अपने आप को पूर्ण शासक और बादशाह के रूप में घोषणा कर देता है। तो आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट देख लिए। देखिए, हमने आपको बताया कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ जिसमें विजयनगर जो था साम्राज्य का पतन हो गया और मैसूर राज्य का उदय हो गया, ठीक है। उस पर वाडियार वंश का शासन था। अंतिम शासक कृष्णराज था, चिक्का कृष्णराज। तो चिंता था चिता चिता, वो डांसिंग में थोड़ा ज़्यादा रहता था, जिसके कारण धनराज और नंदराज और देवराज नामक दो मंत्रियों के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। अब यहाँ पे पंगा क्या था मैसूर का कि देखिए, मैसूर इतना प्रॉब्लम में क्यों रहा, शुरू से इस पर आक्रमण क्यों होते रहा, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। मैसूर मतलब शुरू में जो हैदराबाद था वो हमेशा से मानता था कि मैसूर पर मुगलों का शासन है और मैसूर मुगलों के अंतर्गत है। और चूंकि हैदराबाद का निजाम अपने आप को मुगल के अंदर ही मानता था, इस कारण हमेशा हैदराबाद के निजाम मैसूर पर अपना उत्तरदायित्व या अपना अधिकार समझते थे। और यहीं दूसरी तरफ ये मराठा जो थे वो अपनी शक्ति का प्रसार करने में लगे हुए थे।
और कई बार मैसूर पर आक्रमण करते थे, लूटते थे और लूट करके ले जाते थे। यहाँ तक कि हैदर अली से भी नजराना, हैदर अली को भी नजराना देने पर विवश कर दिए थे मराठा की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। एक बार आप देखेंगे ये जो इतना छोटा मराठा साम्राज्य दिख रहा है, ये एक बार ये पूरा ये यहाँ ये सब, ये पूरा पंजाब, ये सब, ये पूरा ये कवर कर लिया था, ठीक है ना। मतलब इनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। हम लोग देखेंगे जब मराठा के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये समझ के हैदराबाद एक तरफ तो मैसूर एक तरफ तो हैदराबाद निजाम के कारण परेशान था, और दूसरी तरफ मराठा भी मैसूर पर लगातार आक्रमण करते रहते थे लूटने के चक्कर में पैसा, क्योंकि मराठों का मेन काम था लूटना और पैसा बनाना, ठीक है। अब हैदर अली के बारे में हमने बताया 1767 से 1782 तक वो राजा बना, अर्थात शासन किया। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सिपाही पद से जस्ट वो शुरुआत हुआ उसका, लेकिन देवराज और नंदराज के हाथों में सत्ता थी, लेकिन इसके पास में कार्य कुशलता बहुत ज़्यादा था, और ये हमेशा किसी भी युद्ध में होता था तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता था। और हैदर अली ने ही 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया। हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया कब? 1755 में। और उसी समय वो डिंडीगुल में एक शास्त्रागार, क्या? एक शास्त्रागार अर्थात बंदूक फैक्ट्री का वहीं पर निर्माण किया डिंडीगुल में। यह ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि डिंडीगुल में किसने बंदूक फैक्ट्री का या शस्त्रागार का निर्माण किया? तो हैदर अली ने। किसके सहायता से? तो आप समझ लीजिए, अंग्रेज तो लड़ाई ही कर रहे थे, तो इसको सहायता कौन देगा? फ्रांसीसी देगा। तो फ्रांसीसी के मदद से आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना कहाँ किया? तो डिंडीगुल में। आप ध्यान रखिए, कब किया? 1755 में। उसी समय मराठा का आक्रमण होता है 1761 में, ठीक है। और 1761 में ये वास्तविक शासक बन जाता है। हैदर अली जो है वो 1761 में नंदराज और जो देवराज, जो दो थे ना मंत्री, उनको बोलता है कि भैया अब आप जाइए, अब आपका काम नहीं है, ऐसे भी आप बुजुर्ग हो गए हैं, तो आप अब ये धन संपत्ति और शासन का मोह ममता त्याग कीजिए और अब हमें शासक बनने दीजिए। वो वास्तविक शासक, यद्यपि वो बादशाह कभी अपने आप को नहीं बोला, लेकिन वो वास्तविक शासक की बागडोर 1761 में संभाल लिया। उसके बाद मराठों का आक्रमण होता है। अब मराठों का आक्रमण होता है तो मराठों का तो दो चीज़ फेवरेट था, चौथ, सरदेशमुखी। तो जब मराठों का आक्रमण हुआ तो ये बेचारे चौथ देने के लिए विवश हो गया, बोला अच्छा चलो ठीक है, अभी आक्रमण कर लो, हमारा भी समय आएगा। और बाद में ये जैसे ही मराठों की शक्ति कमज़ोर हुई, जैसे ही मराठा के शक्ति कमज़ोर हुई, ये मराठा से नागपट्टनम जीत लिया, मराठों पर आक्रमण किया और मराठों को हरा दिया। तो धीरे धीरे एक सशक्त राजा के रूप में, एक सशक्त शासक के रूप में उभरने लगा। और ये मराठा जीतने के बाद अपने आप को टाइटल क्या दिया? फतेह हैदर बहादुर। फतेह हैदर बहादुर, फतेह मतलब जीत लिया, हैदर तो इसका नाम ही है, अब ये बहादुर भी है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताते हैं, अभी जो हम मैसूर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो तत्कालीन व्यवस्था, जितना हम लोग पढ़े बंगाल के बारे में, हैदराबाद, उसके बाद अवध, या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे मराठा, सिख, ये जितना भी राज्य पढ़ेंगे ना, उन सारे राज्यों में तत्कालीन समय में मैसूर के जितने जो शासक हुए, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये सैन्य व्यवस्था के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे और ये सैनिक सुधार में बहुत काम किए। और अंग्रेजों को एक समय ऐसा लगने भी लगा था कि अगर सबसे बड़ा कोई प्रतिद्वंदी है तो वो मैसूर है। और वो मैसूर को वो समझते थे कि अगर मैसूर मेरे हाथ में आ गया तो समझिए कि पूर्ण रूप से हमारा दक्षिण भारत मेरे कब्जे में आ गया। तो जो हैदर अली था वो नौसेना का महत्व भी समझता था। और आप देखेंगे कि बाद में टीपू सुल्तान बाद में इस नौसेना को और भी ज़्यादा बढ़ाया और डॉकयार्ड का निर्माण करवाया था फ्रांसीसियों के मदद से, और वहाँ पर अपने बनाए हुए नौके का इस्तेमाल भी किया था, ठीक है। हैदर अली के समय में ही प्रथम, आप ये भी ध्यान रखिए कि मैसूर जब अंग्रेजों के विजय का ये बना, अंग्रेजों को ने विजय किया, तो उसके लिए 4 मैसूर युद्ध हुए, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें पहला और दूसरा हैदर अली के समय में हुआ। पहले युद्ध में हैदर अली ने बहुत ही बेहतर तरीके से विजय प्राप्त किया, परंतु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है बीच में, और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को टीपू सुल्तान फिर कंटिन्यू करता है। बाद में
ना तो टीपू जीतता है ना अंग्रेज जीतते हैं और संधि हो जाती है। और फिर बाद के जो तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है इसको टीपू सुल्तान लड़ता है और फाइनली चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है, अर्थात सहायक संधि कर लिया जाता है। आइए ये टीपू सुल्तान, इसके बारे में हम लोग एक विशेष अलग से हम वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, फिर भी आप थोड़ा सा कुछ देख लीजिए, ये सब आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो बनाएंगे जब मैसूर विजय देखेंगे उस समय हम लोग अलग से बनाएंगे। तो अभी हमारा ये इतना ही आप समझिए। और आपको टीपू सुल्तान के बारे में एक चीज़ बता दें कि इसको अगर ये कहें कि प्रथम मिसाइल मैन टीपू सुल्तान को कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जितने भी रॉकेट प्रणाली या जो भी चीज़ें आ रही है वो टीपू सुल्तान का ही कॉपी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नासा के लाइब्रेरी में या नासा के म्यूजियम में टीपू सुल्तान का फ़ोटो है। भारत से सिर्फ 2 या 3 व्यक्तियों का फ़ोटो उसके म्यूजियम में है, जिसमें एक टीपू सुल्तान का भी है। तो इस पर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। यह आप समझ लीजिए कि 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली था, उस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर को मिला लिया गया। और इस तरीके से उस समय के तत्कालीन राज्य में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक सोच, सबसे ज़्यादा आधुनिक सोच रखने वाला मैसूर राज अंग्रेजों के पास चला गया, ठीक है। कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। इन्होंने ये सबसे ज़्यादा योग्य शासक था, कई भाषाओं का जानकार भी था, नई मुद्रा, नई मापतौल प्रणाली, नई संबत अर्थात नवीकरण पर इनको लगता था कि पुराने चीज़ों को हटाओ और नए तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए, तो इस पर ज़्यादा जोर देते थे। सैन्य संगठन, ये हमेशा बोलते थे कि भाई अर्थव्यवस्था, अगर पैसा है तभी सैनिक है, अर्थव्यवस्था को सैनिक व्यवस्था का आधार मानते थे। और इस कारण टीपू सुल्तान व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ाने के लिए और उद्योग को बढ़ाने के लिए या इसके बढ़ाने की दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास किया। इसके लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान, बर्मा, रूस, कुस्तुनतुनिया, काबुल, हर जगह अपना दूत भी भेजे। इसके साथ साथ जो टीपू सुल्तान था वो फ्रांस के जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे बहुत प्रभावित था और उसके कारण वो अपने यहाँ श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। ये सब हमेशा जितना भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा टीपू सुल्तान के बारे में जिसमें सारे डिटेल इसके रहेंगे, ठीक है, आपको वहाँ पर समझ में आएगा इसके बारे में। इसने आधुनिक नौ सेना निर्माण करने का भी कोशिश किया, वजीराबाद, बेंगलोर आदि में पोत निर्माण घाट, डॉकयार्ड का भी निर्माण किया और ये बादशाह की उपाधि धारण किया। अपने पिता के अलग ये बादशाह का उपाधि धारण किया और अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, ठीक है। चलिए, आप लोग जो समझते हैं ना टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा धर्मांध था या कट्टर मुसलमान था, एक्चुअली वैसा नहीं था। ये तो राजनीति के लिए आज बीजेपी कांग्रेस अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं काम, बल्कि कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से उतना नहीं था, क्योंकि टीपू सुल्तान के समय में जो इसका दीवान था और बहुत सारे ऊंचे पद पर हिंदू मंत्री भी थे। इन्होंने जो सिक्के जारी किए उस पर हिंदू देवी देवताओं का भी चित्रांकन था। मराठों द्वारा जो लूटा गया था श्रृंगेरी मंदिर, ठीक है ना, श्रृंगेरी मठ, उसको इसने दान भी दिया। इसके अलावा बहुत सारे मंदिरों को इसने दान दिया। तो इस तरीके से इसका ये कहना, किसी का ये कहना कि ये धर्मांध था या कट्टर मुसलमान था, तो ये पूर्ण रूप से उचित नहीं लगता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा। कुछ और देख लीजिए, इसका फैक्ट है, अभी हमने बता दिया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। व्यक्तिगत रूप से तो कट्टर था, परंतु मराठा घुड़सवार द्वारा श्रृंगेरी मंदिर लूटने पर उसके मरम्मत के लिए दान भी दिया। इसने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया। इसने जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये ध्यान रखिएगा। रैयतबाड़ी का मतलब डायरेक्ट किसानों से संबंध, बीच में जमींदार, बीच में कोई नहीं आएगा, बिचौलिया नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्ट। तो इससे किसानों की हालत भी सुधरी। और आपको एक बहुत बढ़िया फैक्ट बताता हूँ, जब 1799 में अंग्रेज मैसूर पर आक्रमण किए, ठीक है ना, और जब मैसूर को अपने में मिला लिए, उस समय एक अंग्रेजी पत्रकार
और या ब्लेजली भी बोलता है कि मैसूर में जो किसानों की स्थिति थी और अंग्रेजों के अधिकार वाले मद्रास उस समय अंग्रेजों के अधिकार में था, अंग्रेजों के अधिकार वाले मद्रास और मैसूर में जो किसानों की स्थिति थी वो बहुत अंतर था। मैसूर के किसान काफ़ी सुखी और संपन्न थे और मद्रास के किसान उतने अच्छे नहीं स्थिति में नहीं थे। तो इस तरीके से फाइनली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसके मरने की भी कहानी है, इसे धोखा दिया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद मैसूर की कहानी खत्म हो जाती है। ये थी हमारी मैसूर की कहानी। अब हम लोग आइए देख लेते हैं केरल की कहानी के बारे में। देखिए केरल ये हमारा ये था ना, तो ये सबसे लास्ट पॉइंट पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये केरल था। उस समय केरल 4 राज्य में बटा हुआ था, कालीकट, चिराकाल, कोचीन और त्रावणकोर। और आप देखेंगे कि बाद के अभियानों में 1766 के आसपास में हैदर अली केरल के 3 राज्यों जो कालीकट, चिराकाल और कोचीन इस पर आक्रमण करके इसे अपने में मिला लेता है, लेकिन त्रावणकोर फिर भी बचा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा होते हैं और त्रावणकोर को वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही समृद्धि और बहुत ही ज़्यादा इसको फेमस करते हैं। आपको राजा मार्तंड वर्मा के बारे में बता दें, ये पहला भारतीय राजा थे जिन्होंने डचों को हराया, अर्थात डच के नेवल गार्ड को इन्होंने हरा दिया। उस समय कोई भी देशीय राजा किसी विदेशीय राजा को या किसी विदेशीय शक्ति को नहीं हराया था, लेकिन राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को हराया। एग्जाम में पूछ देगा कि केरल का कौन सा राजा या त्रावणकोर का कौन सा राजा डचों को हराया, तो मार्तंड वर्मा। तो अब हराया, कैसे हराया? ऐसे थोड़े हराया, इन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल के आधार पर व्यवस्थित किया था, आधुनिक शास्त्रार्थों का भी प्रयोग किया इन्होंने। एक और बात है, ये अपने जो एरिया था इस साम्राज्यवादी की नीति पर ये ज़्यादा भरोसा नहीं रखते थे, बल्कि ये सोचते थे कि हमारा जितना भी एरिया है उसमें संपन्नता और उसमें खुशहाली लाया जाए। इसके लिए सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिए। इस तरीके से ये लोकल काम को कुछ ज़्यादा बढ़ावा दिए, किसानों की स्थिति को सुधार किए। इसके बाद इनके बेटे उत्तराधिकारी राम वर्मा बने, वर्मा डायनेस्टी कह सकते हैं इसको। यह राम वर्मा प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ, अभिनेता, बहुत एकदम मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। ये उस समय अंग्रेजी में अखबार पढ़ते थे और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करते थे। ये स्पेशली विदेशों से अखबार मंगवा करके, न्यूज़पेपर मंगवा के पढ़ते थे। अब आप समझ लीजिए उस समय 18वीं शताब्दी में ये अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत बोलते थे, ये सब करते थे, तो कितने बड़े टैलेंटेड आदमी होंगे। इसके साथ साथ ये जो केरल था, उस समय केरल में मलयालम साहित्य का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस समय साहित्य का बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ, ठीक है। तमिल साहित्य का विकास विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। और ये मलयालम साहित्य का विकास जो है वो केरल में इनके राम वर्मा और मार्तंड वर्मा के समय में हुआ था, ठीक है। ये कुछ बातें थी। आपको कुछ और फैक्ट बताते हैं केरल के बारे में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो केरल के जो दीवान और शासक थे वो भारत में मिलने से मना कर दिए, बोले कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। और इस स्थिति का फ़ायदा उठा करके मोहम्मद अली जिन्ना बोला कि हम आपकी स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज करते हैं और आप हमारे साथ मदद कीजिए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से चाहते थे कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बनाया जाए। और वो देखे कि केरल नहीं मिलेगा तो भारत तो टूटने लगेगा, भारत एक तरह से टूटा हुआ भारत हो जाएगा। तो इस कारण वो यहाँ पर फूट डालने वाला काम किया। तो इसके कारण थे। और ये जो केरल था वो क्यों ऐसा बोला कि हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि केरल, ये त्रावणकोर जो था, त्रावणकोर, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पर आप समझिए, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए। ये एक मिनट, इसका हम आपको लोकेशन बताते हैं। ये ऐसे भारत का है साउथ, ये इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है। अब आप समझिए ये इतना बड़ा कोस्ट लाइन, त्रावणकोर इतना बड़ा कोस्ट लाइन को ये कवर करता था, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यूरेनियम का भी भंडार था। तो ये इतना बड़ा जो कोस्ट लाइन कवर करता था, तो ये व्यापार के लिए हमेशा एक समुचित केंद्र बना था। और आपको एक और चीज़ बताते हैं, त्रावणकोर का पद्मनाभ मंदिर में 5 लाख करोड़ रुपया का गोल्ड और सोना, ये सब उसके उस समय 5 लाख करोड़ रुपया
पद्मनाभ मंदिर के अंदर था। तो आप समझ लीजिए कि त्रावणकोर कितना समृद्ध होगा। ये बोला कि हम हर एक तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, हमारे पूर्वज लोग डचों को भी हराए थे और हम काफ़ी समृद्ध हैं, जो हमें किसी देश की ज़रूरत नहीं है। और ये इसके लिए ब्रिटिश को भी बोले कि भाई आप हमें स्वतंत्र रखने में और आप हमें रिकॉग्नाइज करो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। ब्रिटिश भी यहाँ पर देख रहे थे कि हाँ ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक छोटा सा देश है और इसके अंदर थोरियम भरपूर मात्रा में था। थोरियम जो न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि ये छोटा सा देश है, इसके साथ अगर अच्छा संबंध रहेगा तो थोरियम के लिए मुझे यहाँ पर आसानी मिल जाएगी और बहुत आसानी से यहाँ पर मिलेगा। और यही अगर भारत में पहुँच जाएगा तो फिर इतना बड़ा राष्ट्र को कंट्रोल करना मुश्किल था। लेकिन इसका जो दीवान था वो बाद में जा करके लॉर्ड माउंटबेटन से मिला और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो बोले कि नहीं, भारतीयों से टूटने का हम भारत को तोड़ करके हम एक और इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं ले सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और केरल को सीधे बोल दिया कि भाई तुमको भारत में मिलना ही पड़ेगा। और बाद में केरल पर जो विलय पत्र होता है उसके साथ में ये त्रावणकोर का हस्ताक्षर कर दिया जाता है। और इस तरीके से उस समय का सबसे समृद्ध देशीय रियासत भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तो ये कुछ फैक्ट था, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक मिनट कुछ फैक्ट राजपूत के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय राजपूतों से थोड़ा बहुत झड़प होते रहता था और औरंगजेब राजपूतों को फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। क्या? फूटी आंख भी राजपूतों को नहीं सुहाता था और औरंगजेब को राजपूत भी नहीं सुहाते थे। ठीक है। और औरंगजेब हमेशा राजपूतों को दमन करते रहा, राजपूत को क्या करते रहा? दमन करते रहा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल सत्ता के कमजोरी का फायदा उठा करके ये धीरे धीरे अपने छोटे छोटे भागों में अधिकार करके स्वतंत्र होने लगे। और राजपूतों में बड़ी प्रचलित एक चीज़ थी कि अपने छोटे और कमज़ोर शासकों को हरा करके वो हमेशा अपना साम्राज्य विस्तार करते रहते थे। ठीक है। इसके साथ आपको बता दें कि 18वीं सदी में राजपूत शासक में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ वो सवाई सिंह, राजा सवाई जय सिंह। यह कहाँ का था? तो आमेर का राजा था। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ का राजा था? तो आमेर का राजा था, राजा सवाई सिंह। यह बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जबरदस्त राजनेता था, सुधारक भी था, राजनेता भी था। और सबसे बड़ी बात इनकी कि ये विज्ञान प्रेमी थे। विज्ञान से इनका बहुत प्रेम था, खगोल शास्त्र से बहुत प्रेम था राजा सवाई जय सिंह का। आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में एक तरफ जहां भारत के लोग अंधविश्वास, आडंबर और विज्ञान से बहुत दूर थे, वहाँ पर सवाई जय सिंह विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। और आपको बता देते हैं कि जो राजा सवाई सिंह थे, जय सिंह जो थे, ये जयपुर शहर जाटों से छीन करके और जयपुर शहर का निर्माण बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति पर किया। जयपुर शहर का निर्माण किसने किया? तो सवाई जय सिंह ने। याद रखिएगा, जयपुर शहर का स्थापना किसने किया? तो सवाई जय सिंह ने। और जयपुर शहर को इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर स्थापित किया था। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताते हैं जयपुर का। जयपुर में जो सड़कें थी वो समकोण काटती थी, एकदम बढ़िया से बेल प्लान। जिस तरीके से अभी चंडीगढ़ को बनाया गया था ना बेल प्लान, उसी तरीके से जयपुर को भी बेल प्लान बनाया गया था। आपको पहले ही बताया कि जो जय सिंह थे वो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे और इसके लिए इन्होंने चार प्रेक्षणशालाएं बनवाए। 4 प्रेक्षणशालाएं अर्थात वेधशालाएं बनवाए, जिससे खगोल का बेहतर अध्ययन किया जा सके। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ बनाए? तो दिल्ली में, दूसरा जयपुर जो शहर का स्थापना किया वहाँ जयपुर में, तीसरा उज्जैन में और चौथा मथुरा में। ध्यान रखिएगा। DJMU याद करिए, शादी में डांस करते हैं ना, डीजे बजता है, DJMU या DJUM, DJMU याद कीजिए, DJMU।
दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, इस 4 जगह पर वेधशाला बनाए। और आपको आश्चर्य होगा उस समय के समय में ये इतना डेवलप था, इतना डेवलप इन्होंने किया कि आश्चर्य होता था कि खगोल से संबंधित इनकी प्रेक्षण और इनके जो सिद्धांत थे वो लगभग सटीक निकलते थे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमने देख लिया। यहाँ पर एक और चीज़ आपको इनका फैक्ट बताता हूँ। इन्होंने एक किताब लिखी थी, या ये कहें कि एक पत्रिका या एक अपना लेख या जो भी कहिए, एक सारांश या कुछ भी कह लीजिए, अपना पर्यवेक्षण संबंधी कुछ एक सेट तैयार किया था। और उस सेट का नाम था जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही, ध्यान रखिएगा, मुसलमान का नाम है, मुस्लिम नेम है, लेकिन जीज मोहम्मद शाही क्या है, तो ये पर्यवेक्षण का ऐसा सेट था जो खगोल शास्त्र से संबंधित था। और इसका निर्माण या इसको लिखा था किसने, तो मिर्जा सवाई जय सिंह ने, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इनका रेखा गणित से, लघु गणक से, त्रिकोणमिति से, इन सब चीज़ों में भी गहरी रुचि थी। ठीक है, चलिए। इसके साथ साथ जो सवाई जय सिंह थे वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। इन्होंने लड़कियों की शादी में जो दहेज या अत्यधिक राजपूत लोग खर्च करते थे उसके लिए कानून भी बनाया ताकि कम खर्च हो और लड़कियों को कम मारा जाए, क्योंकि पहले आप जानते थे लड़कियों को मार दिया जाता था, बच्ची जन्म लेती थी मार दिया जाता था, तो इसको कम करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा भी रोकने का प्रयास किया। यद्यपि यह सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी इनका प्रयास था सती प्रथा रोकने में। और ये लगभग 44 वर्षों तक शासन किए। कब से कब तक? 1699 से लेकर के 1743 तक। तो राजपूत शासक में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 18वीं शताब्दी के कौन थे? तो मिर्जा सवाई जय सिंह थे। आप इन्हें ध्यान रखिएगा। ये औरंगजेब के शासनकाल में इनका उदय हुआ, क्योंकि औरंगजेब 1707 तक के था, और इसके बाद ये अंतिम मोहम्मद शाह तक के, मोहम्मद शाह रंगीला तक के इन्होंने अपना शासन किया। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर सीरीज था, इसमें हमने आज में देख लिया क्या क्या देखा, एक बार आप रिकॉल कीजिए। सबसे पहले हमने देखा मैसूर के बारे में, कि मैसूर का किस तरीके से उत्थान होता है और वहाँ पर किस तरीके से हैदर अली अपना सत्ता स्थापित करता है, और बाद में टीपू सुल्तान के बारे में हल्का ओवरव्यू लिया। ठीक है, हम ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये इसमें टॉपिक पढ़ना है कि 18वीं शताब्दी में भारत कैसा था, भारत के विभिन्न राज्य कौन थे, कैसे स्थापना किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में। बाकी डिटेल एनालिसिस, जैसे टीपू सुल्तान के बारे में डिटेल, इसे हम बाद में देख लेंगे। जब मैसूर का युद्ध होगा उस समय टीपू सुल्तान के बारे में सारी चीज़ देखेंगे कि क्यों इसको प्रथम मिसाइल मैन कहा जाता है, कैसे ये मिसाइल तैयार किया, कैसे अंग्रेज़ों के एकदम मतलब क्या बोलते हैं चना चबा दिया था, हैदर अली हरा दिया था अंग्रेज़ों को प्रथम मैसूर युद्ध में। तो ये सब सारी चीज़ों को देखेंगे। मैसूर के बाद हमने क्या देखा? केरल के बारे में देखा। केरल उस समय का बहुत ज़्यादा संपन्न, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों से इसका अच्छा संबंध रहा, कोई ज़्यादा खराब संबंध नहीं रहा था, सब कुछ सही रहा, ऑल ओके। ये आराम से, शांति से एक पीसफुल लाइफ ये जीते रहा। केरल कभी भी फालतू का लड़ाई झगड़ा से कोई मतलब इसका नहीं रहा, खास करके त्रावणकोर का। बाकी 3 तो हैदर अली मिला लिया था, लेकिन त्रावणकोर जो था वो खास करके इसका कभी कोई मतलब नहीं रहा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, डेनिश कंपनी जो थी, अच्छा चलो इसे बाद में बताएंगे। डेनिश कंपनी सबसे पहला अपना जो कारखाना स्थापित की थी वो त्रावणकोर में ही किया था, ध्यान रखिएगा, त्रावणकोर में ही डेनिश कंपनी ने किया था। तो ये हमने केरल के बारे में पढ़ लिया, और केरल के बाद राजपूत के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो स्वतंत्र राज्य था, उस स्वतंत्र राज्य का सारा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट राज्य का कैटेगरी था, वो कौन सा राज्य का कैटेगरी था? विद्रोही राज्य, जिसमें मराठा, पंजाब और जाट आते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।